हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन 1, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। आपको ये जो दिए हुए स्टेटमेंट्स है वो उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है क्या? तो हमने जब थियरी एक्सप्लेनेशन मैंने जब आपको दिया था तो उन वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि यस, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस एज इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। देन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। यस, ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है। देन सी ऑप्शन में बोला है, सी जो स्टेटमेंट है उसमें कहा है कि इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर। तो ये भी सही बात है कि इकोनॉमिक्स है ना ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स को लेकर। देन डी इसमें बोला गया कि इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि ये है ना हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड की किस तरीके से घर के इनकम्स वगैरह को कैसे मैनेज करना है, तो उससे रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र, तो ये रिलेटेड है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट है, सोशल साइंस और इकोनोमिया, देन ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर, देन मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ये सब के सब है ना इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हैं कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए बी सी है क्या? तो हमारे तो चारों के चारों है, ए बी सी तो हमको नहीं चूज करेंगे हम। ए बी है क्या? तो ये सेकंड वाला भी हम चूज नहीं करेंगे। थर्ड वाला में बी एंड सी दिया तो ये भी चूज नहीं करना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आंसर है हमारा ऑप्शन 4 है, ए बी सी डी। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। तो जब हम एग्जाम में इसको लिखेंगे तो हम है ना लिखने वाले, हमको ये सारे स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू राइट ऑल दीज स्टेटमेंट्स, ओनली हमको हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आंसर 1 ऑप्शन 4 ए बी सी डी ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से फिर हमको हमारा आंसर लिखना होगा। हमको स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपको हर एक स्टेटमेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव काइंड का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद में आपको देखना है कि ए बी सी डी ये 4 स्टेटमेंट आपको कहीं पे भी दिए हैं, तो इनमें से कितने स्टेटमेंट पर्टिकुलर टर्म से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट आंसर इज 4th ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विद द रेफरेंस टू एडम स्मिथ्स डेफिनेशन। तो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट, ये जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है ना गलत है, इनकरेक्ट है, किसको लेकर? एडम स्मिथ की डेफिनेशन को लेकर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर एडम स्मिथ इज अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। हाँ, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। हमने थियोरी पढ़ते समय हमने डिस्कस किया था कि एडम स्मिथ है वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। देन वेल्थ ऑफ नेशंस इज ऑथर्ड बाय एडम स्मिथ। तो ये भी इससे रिलेट करता है, ये स्टेटमेंट भी एडम स्मिथ की डेफिनेशन से रिलेट करता है। देन सी में बोला है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। तो एडम स्मिथ ने ही कहा हुआ है, इन्हीं के द्वारा डेफिनेशन में बोला गया कि ये है ना इकोनॉमिक्स है ना ये साइंस ऑफ वेल्थ, इट इज साइंस ऑफ वेल्थ। नाउ 4th ऑप्शन यहाँ पे बोला कि इकोनॉमिक स्टडीज ऑफ कॉमन मैन। तो कॉमन मैन के बारे में यहाँ पे एडम स्मिथ ने नहीं कहा था। एडम स्मिथ के इसमें कॉमनवेल्थ का ये जो कॉमनवेल्थ है वो एडम स्मिथ के उसमें नहीं आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है कॉमनवेल्थ वाला वो यहाँ पे गलत है इसकी डेफिनेशन को लेके। ये है ना एडम स्मिथ वाली जो डेफिनेशन उसमें वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, जिसमें हम और इसको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें
ये जो लास्ट जो स्टेटमेंट दिया है कॉमनवेल्थ वाला, तो ये इसको रिलेट नहीं करता है। कॉमनवेल्थ वाला किसने दिया हुआ है? कॉमनवेल्थ वाला रॉबिन्स का दिया हुआ है, ये इसमें नहीं आता है। तो हमको इसमें से ऑप्शन 1 डी, तो ये जो डी है वो इनकरेक्ट है, वो रिलेट नहीं करता है एडम स्मिथ की डेफिनेशन को लेके। हमें इस तरीके से आंसर टू ऑप्शन 1 डी, इस तरीके से हमको आंसर लिखना होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज की पॉइंट्स इन लायनेल्स रॉबिन्स डेफिनेशन। तो लायनेल रॉबिन्स डेफिनेशन में यहाँ पर कौन सा करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है कि कौन से करेक्ट की पॉइंट्स है, तो वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, तो हाँ ये रॉबिन्स का कहना है कि वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में दिया कि वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। देन मीन्स आर लिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड मतलब यहाँ पर जो हमें जो ऑल्टरनेटिव्स है वो लिमिटेड मीन्स है, मतलब हमें जो रिसोर्स अवेलेबल हो रहे हैं वो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो वॉन्ट्स है मीन्स आर लिमिटेड, मतलब मीन्स आर स्केर्स भी बोल सकते हो आप, मीन्स आर स्केर्स। और जो वॉन्ट्स है वो नेवर एंडिंग है, उनका कोई एंड ही नहीं है, हमारी वॉन्ट्स का अनलिमिटेड है वो। एंड वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल, तो ये नॉट ग्रेडेबल है, ये है ना रॉबिन ने नहीं बोला है। रॉबिन का कहना है कि वो ग्रेडेबल है, मतलब हम उनकी प्रायोरिटी के बेस पे उसे ग्रेडिंग दे सकते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में कौन सा वांट है जिसे हमको पहले फुलफिल करना है, तो वो सब हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जो है ना स्टेटमेंट सी है, ये है ना इसमें रिलेट नहीं करने वाला है, ये रिलेट नहीं करने वाला है, इसके की पॉइंट्स में नहीं आने वाला है रॉबिन्स के। एंड D1 इज व्हाट मीन्स हैव अ अल्टरनेटिव यूजेस, तो मीन्स का अल्टरनेटिव यूजेस है क्योंकि हमें जो रिसोर्स अवेलेबल है, मीन्स अवेलेबल, तो उसके हमें ऑप्शंस भी मिले हुए हैं। कितने सारे मतलब प्रोडक्ट्स को लेके भी जैसे हम लोगों ने सीखा है कि हमने एक्सपीरियंस किया है खुद ने में कि जो कोई एक चीज़ से हमारी एक चीज़ से हमारी वांट फुलफिल नहीं हो रही तो हम दूसरा ऑल्टरनेटिव उसका मीन्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रॉबिन का भी वही कहना है, रॉबिन्स का उसके डेफिनेशन के द्वारा कि उनके डेफिनेशन में ये मेंशन है कि मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, उसके ऑप्शनल यूजेस भी है, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है, दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। यहाँ पे खाली ये जो है ना वॉन्ट्स आर नॉट ग्रेडेबल, ये इससे रिलेट नहीं करता है, रॉबिन के डेफिनेशन में ये रिलेट नहीं करता है। तो जो रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी थी वो स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन थी उनकी। अल्फ्रेड मार्शल ने दी है वो वेलफेयर ओरिएंटेड है, और एडम स्मिथ की वेल्थ ओरिएंटेड। और एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, वो हम थियरी पार्ट्स में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन ये जो इसका है ऑप्शन 3A, B एंड D, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3A, B, D। A एंड B नहीं लिखेंगे, B एंड C। तो आपको फाइंड आउट करना, आपको टिक मार्क करके ले लेना कि हाँ दिस इज देयर, दिस इज देयर, दिस इज नॉट देयर, दिस इज देयर। तो आपको की पॉइंट्स बोला है तो A, B एंड D आएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना ऑप्शन 3A, B, D। आपको ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, आपको खाली आंसर ऑप्शन आंसर नंबर 3 ऑप्शन 3A, B, D इस तरीके से लिखना होगा। नाउ फोर्थ वन, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेल्थ। वेल्थ से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट है? तो वेल्थ का मतलब क्या होता है? वेल्थ मीन्स एनीथिंग विच हैज मार्केट वैल्यू, जिसकी मार्केट वैल्यू होती है और जिन्हें हम एक्सचेंज कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सचेंज फॉर वैल्यू, जिसे है ना वैल्यू के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है, जिसकी मार्केट वैल्यू होती है। देन इट इज एक्सटर्नल टू ह्यूमन बींग, ये एक्सटर्नल होती है ह्यूमन बींग। important, wealth is very important for human being but it is external to human being. Then wealth has no utility, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। wealth has no utility कैसे बोल सकते हैं? wealth को यूटिलिटी होती है तभी तो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। अगर किसी की कोई यूटिलिटी नहीं होगी तो मार्केट वैल्यू कैसे जनरेट होगी? तो ये जो स्टेटमेंट है वो वेल्थ को रिलेट नहीं करता है। एंड वेल्थ इज स्केर्स एंड एक्सचेंजेबल, हाँ स्केर्स तो होती है एंड एक्सचेंजेबल है, स्केर्स एंड एक्सचेंजेबल है वेल्थ। सबके पास वेल्थ एक जैसी वेल्थ नहीं होती है,
राइट, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। तो और ये एक्सचेंजेबल भी है, मतलब हम इसकी मार्केट वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं और इसको एक्सचेंज करके ले सकते हैं। सपोज हमको डायमंड को एक्सचेंज करके लेना है, हमको डायमंड के बदले कुछ चाहिए, मनी चाहिए, तो हम डायमंड को सेल करेंगे और हम वी विल गेट मनी। अभी तो मनी टर्म, अभी तो सब पैसे वाली बात है, मनी इवॉल्व हो चुका है, राइट। पहले तो बार्टर सिस्टम था। तो वेल्थ इज स्केर्स, ये स्केर्स है, नहीं ये एक्सचेंजेबल है। तो यहाँ पर ऑप्शन में ये जो सी है वो गलत है। सी नहीं, सी वेल्थ हैज नो यूटिलिटी, वो एकदम रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट। हम सब जानते हैं कि वेल्थ है ना, उसमें यहाँ पर यूटिलिटी, वेल्थ में यूटिलिटी होती है, वेल्थ की यूटिलिटी होती है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ऑप्शन नंबर 1। आपको लिखना है आंसर फॉर ऑप्शन 1 ए बी डी। आपका जो ऑप्शन आएगा वो ए बी डी आएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज एस्पेक्ट्स कंसिडर्ड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कौन कौन से एस्पेक्ट्स को हम कंसिडर करते हैं, कौन कौन से पहलू को हम कंसिडर करते हैं। तो हमने इस चैप्टर में इनके बारे में भी स्टडी किया कि नेशनल इनकम क्या है। तो यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो जितने भी सारे फाइनल प्रोडक्ट्स है एंड फाइनल सर्विसेज है, उन सबको है ना नेशनल इनकम काउंटिंग के टाइम पे, नेशनल इनकम को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो उस टाइम पे कंसिडर किया जाता है। देन प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ फाइनेंशियल ईयर, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं एंड जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है वो भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। देन डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड, मतलब आप है ना डबल काउंटिंग नहीं कर सकते, रिपीटेशन नहीं कर सकते किसी चीज, मतलब डबल बार एक ही चीज को डबल काउंटिंग आप नहीं कर सकते हो। तो डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड। मान लीजिए किसी को सैलरी मिल रही है और उसकी सैलरी को 2 बार अगर कोई अपनी कंपनी के अकाउंट्स में खाते में रिकॉर्ड कर लेगा और मिली एक ही बार है, एक महीने में एक ही बार सैलरी मिली है और 2 बार उसको रिकॉर्ड करेंगे तो नहीं चलेगा ना। तो वैसे नेशनल इनकम में भी हम है ना डबल टाइम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो डबल काउंटिंग है वो, उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे डबल काउंटिंग इज अवॉइडेड इन नेशनल इनकम। एंड देन फोर्थ वन, वैल्यू इज कंसिडर्ड एज मार्केट प्राइस। तो जो भी है ना वैल्यू होती है उसको हम मार्केट प्राइस को हम यहाँ पे वैल्यू है किसी भी कमोडिटीज के जो वैल्यू है, वैल्यू इज कंसिडर्ड एज अ मार्केट प्राइस। तो नेशनल इनकम को कंसिडर करने के टाइम पे वैल्यू इज कंसिडर्ड एज मार्केट प्राइस लेना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपका आंसर नंबर 5, ऑप्शंस 4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आपको चेक करना होगा कि ए एंड सी नहीं, बी सी नहीं, ए बी डी नहीं, सारे के सारे तो ऑप्शन आपके करेक्ट है यहाँ पर, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन 4 ए बी सी डी। तो इस तरीके से हमको लिखना होगा ऑप्शन 4 ए बी सी डी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द कोरिलेशन। हमको कोरिलेशन कंप्लीट करना है, कंप्लीट द कोरिलेशन। तो यहाँ पर नेचुरल साइंसेस, जब हम नेचुरल साइंसेस की बात कर रहे हैं तो नेचुरल साइंसेस वो है ना एग्जैक्ट साइंस से रिलेट करता है, वो परफेक्ट एग्जैक्ट साइंस से रिलेट करता है। तो यहाँ पे नेचुरल साइंसेस, एग्जैक्ट साइंसेस एंड सोशल साइंसेस है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट साइंसेस बोलते हैं। सोशल साइंसेस रिलेट्स टू द एब्स्ट्रैक्ट साइंसेस। तो यहाँ पर आपको ये जो आपको बॉक्स है, आपको इसी तरीके से आपको आपने ना 10th स्टैंडर्ड में आपने साइंस के अंदर में कोरिलेशन, इवन हिस्ट्री में आप लोगों को कोरिलेशन करके, आई गेस हिस्ट्री में भी थे, तो आप लोगों ने कोरिलेट किया है टर्म्स को। तो नेचुरल साइंसेस इज रिलेटेड टू एग्जैक्ट साइंसेस एंड सोशल साइंसेस इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट साइंसेस। तो आपका जो सोशल साइंस किससे रिलेट करता है, तो एब्स्ट्रैक्ट साइंसेस। तो आपको यहाँ पे इसका कोरिलेशन एब्स्ट्रैक्ट साइंसेस लिखना होगा। इसको बिहेवियरल साइंस भी बोलते हैं हम। इसका एब्स्ट्रैक्ट साइंस की जगह अगर आप बिहेवियरल साइंस भी लिखते हैं तो भी ये करेक्ट होता है। देन नेक्स्ट सेकेंड वन है फिजिक्स। तो फिजिक्स है वो यहाँ पे पहले आपको चेक करना होगा, साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू सोशल साइंस। साइकोलॉजी किससे रिलेट करता है, तो साइकोलॉजी सोशल साइंस से रिलेट करता है। तो फिजिक्स किससे रिलेट करता है, तो फिजिक्स नेचुरल साइंस से रिलेट करता है। फिजिक्स कम्स अंडर नेचुरल साइंस। तो हम फिजिक्स के लिए नेचुरल साइंसेस लिखेंगे। तो और यहाँ पे साइकोलॉजी है वो सोशल साइंसेस है। देन थर्ड वन, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य, ये जो अर्थशास्त्र वाला कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो कौटिल्य इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, राइट। तो ये जो अर्थशास्त्री
कौटिल्या। देन वेल्थ ऑफ नेशंस किसने दिया डेफिनेशन में, वेल्थ ऑफ नेशंस किसने दिया, तो एडम स्मिथ। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन वेल्थ ऑफ नेशंस, दिस इज गिवन बाय एडम स्मिथ, इसे एडम स्मिथ ने दिया है। तो हमें अर्थशास्त्र कौटिल्या एंड वेल्थ ऑफ नेशंस आप लिखेंगे एडम स्मिथ, तो यहाँ पे एडम स्मिथ आपका करेक्ट आंसर होगा। देन फोर्थ वन नेसेसिटी, नेसेसिटी इसके पहले आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया, तो आगे का पहले आप रीड करो तो उससे आपको आइडिया लगेगी कि कंफर्ट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट कंफर्ट्स, वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन कंफर्ट हो गई। मिक्सर जो हम मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं वो कंफर्ट वाला हो गया, तो यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर कुछ भी वर्ड आता है तो कंफर्ट को लेकर अगर कोई रिलेट हो रहा है तो इसका मतलब नेसेसिटी क्या है, तो नेसेसिटी हमारी हो गई। यहाँ पर हम नेसेसिटी के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं फूड, ये नेसेसिटी है हमारी, फूड ग्रेन इज अ नेसेसिटी, तो आप फूड यहाँ पे नेसेसिटी में आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट अबाउट द फ्री गुड्स, फ्री गुड्स वैल्यू इन यूज, फ्री गुड्स मीन्स वैल्यू इन यूज एंड इट रिलेट्स टू वैल्यू इन यूज, हम इसे यूज करते लेकिन हम इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करते हैं। हम फ्री की हवा लेते हैं, फ्री हम एयर में से ऑक्सीजन लेते हैं, उसके लिए हम पेमेंट नहीं करते, लेकिन अब वही हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हमको अगर वेंटिलेटर पे जाना होता है तो हमको ऑक्सीजन का पेमेंट करना पड़ता है किसी भी बंदे को, जो पेशेंट है उसको। तो यहाँ पर फ्री गुड्स वैल्यू इन यूज है लेकिन उनकी कोई उसकी कोई है ना मार्केट, उसकी कोई वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं होती, मतलब हम उसके बदले में हमको कोई है ना हमको पेमेंट नहीं करना होता है, या हम कोई पेमेंट ना तो हम है ना सन की जो हम सन रे सन से जो धूप लेते हैं उसके लिए हम पेमेंट नहीं करते हैं, हम हवा के लिए हम कोई भी उसको कोई हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स गुड्स है, जो इकोनॉमिक गुड्स है तो वो वैल्यू इन एक्सचेंज होते हैं, उनके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो इकोनॉमिक गुड्स कम्स अंडर द रिलेट्स विद द वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ये सब तो मैंने आपको थियोरी में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको डाउट लगता है, ऐसे कंफ्यूजन होता है तो फिर से बार बार थियोरी को पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको एक्सरसाइज जितनी आज मैंने ये कराई है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए हार्ड कॉपी जब भी आपका टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, आपका क्लास टेस्ट हो, तो आपके पास में हार्ड कॉपी अवेलेबल होगी, तो आपको इजी रिवाइज करने के लिए इजी पड़ेगा, राइट। अदरवाइज आप अपने टेक्स्ट बुक में भी इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो इट इज़ अप टू यू कि वैसे भी आपने 3-4 महीना हो गया, काफ़ी रेस्ट किया, तो अब शायद आपको फिर से ना लिखने की हैबिट डाल ही लेनी चाहिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।